कहानी की शुरुआत में हमें मार्क नाम के हट्टे कट्टे पहलवान आदमी को दिखाया जाता है। मार्क शहर में अपना खुद का एक रेस्टोरेंट खोलना चाहता था, पर पैसों की तंगी की वजह से उसे मजबूरन एक बड़े लोन माफिया के यहाँ डेब्ट कलेक्टर की नौकरी करनी पड़ रही थी। जो लोग टाइम पर उधार के पैसे नहीं लौटाते थे, मार्क उनसे पैसे वसूलने जाता था। आज भी वो यहाँ एक ऐसे ही आदमी से पैसे लेने आया था। ये आदमी एक फेमस फुटबॉल प्लेयर है जिसने उसके बॉस से 20 लाख रुपए उधार ले रखे थे। मार्क उसके पास आया और बड़े प्यार से उससे उसके पैसे वापस मांगे, पर एडम, जिसका पैसे वापस करने का कोई इरादा नहीं था, वो मार्क को कुछ चिल्लर थमा देता है और कहता है, अपने बॉस को बोलना कि मैं सोमवार को सारे पैसे लेकर आऊंगा। मार्क खाली हाथ वापस नहीं जा सकता था, जिसके बाद उसने गारंटी के तौर पर उससे उसकी हीरे की अंगूठी मांगी। वो बोला, पैसे मिलने पर ये रिंग तुम्हें वापस मिल जाएगी। पर एडम को ये सुनकर गुस्सा आ जाता है, जिसके बाद उसने उसके मुंह पर झूठी शराब फेंक दी। उसके गुंडे उसे वहां से जाने को कहते हैं और वार्निंग देते हैं कि आइंदा वो यहाँ दोबारा आया तो वो उसकी टांगे तोड़ देंगे। पर उन्हें पता नहीं था कि उन्होंने उसकी इंसल्ट करके कितनी बड़ी गलती कर दी थी। मार्क वापस लौट कर आया और उसने एडम को 2 ऑप्शंस दिए। पहला ऑप्शन था कि वो खुद उसे वो रिंग दे दे, और दूसरा ऑप्शन था कि मार्क उससे वो रिंग जबरदस्ती छीन लेगा। एडम को अपने बॉडीगार्ड पर पूरा भरोसा था, इसीलिए वो दूसरा ऑप्शन चुनता है। उसके इशारे पर उसका एक आदमी मार्क पर पीछे से हमला करने की कोशिश करता है, पर मार्क ने एक घूंसा मारकर उसका जबड़ा तोड़ दिया। इसके बाद उसके और भी लोग मार्क पर हमला कर देते हैं, पर मार्क ने उन सबको एक एक कर ठिकाने लगा दिया। देखते ही देखते वो क्लब जंग का मैदान बन गया। उसे रोकने के लिए 2 लंबे चौड़े पहलवान उस पर टूट पड़ते हैं, लेकिन मार्क ने उन दोनों को भी आटे की बोरी की तरह धोया। उन्हें मार खाता देख एडम वहां से भागने की कोशिश करता है, पर मार्क ने उसके पैर पर एक रिकॉर्ड प्लेयर दे मारा, जिससे वो मुंह के बल नीचे गिर जाता है। इसके बाद मार्क उससे वो रिंग छीन लेता है और उसे कहता है, सोमवार को टाइम पर पहुंच जाना, तुम्हें तुम्हारी रिंग वापस मिल जाएगी। उसका काम खत्म हो गया था, पर जब वो जा रहा था तभी एक और बाउंटी हंटर उस पर हमला कर उसे बुरी तरह घायल कर देता है। उसने माइक की जेब से वो डायमंड की रिंग निकाली और उसे उसी हालत में छोड़कर वहां से चला गया। मार्क अपने बॉस के पास आया और उससे पूछा, आपने दूसरे बाउंटी हंटर को क्यों भेजा? वॉकर को लगा था कि वो ये काम अकेले नहीं कर पाएगा, इसलिए उसने उसे उसकी मदद के लिए भेजा था, पर उसे नहीं पता था कि वो मार्क से ही वो रिंग चोरी कर लेगा। वॉकर को यकीन नहीं होता कि वो अपने से कमजोर आदमी से हार कर आ गया, जिसके बाद वो उसकी कमाई में से $10,000 काट लेता है। मार्क समझ गया कि उसने ये सब जानबूझकर किया है। वो बोला, मुझे मेरे पैसे चाहिए, अभी इसी वक्त। वो ये धंधा छोड़कर अपना खुद का एक रेस्टोरेंट खोलना चाहता था, जिसके लिए उसे उन पैसों की सख्त जरूरत थी। वॉकर बोला, ठीक है, बस एक आखिरी काम कर दो, उसके बाद मैं तुम्हें आजाद कर दूंगा। वो चाहता था कि वो उसके बेटे जैक को वापस लेकर आए, जो अपनी पढ़ाई लिखाई छोड़कर ब्राजील के जंगलों में खजाने की तलाश में गया था। वो उसे इस काम के 2 करोड़ देने को तैयार था। मार्क बोला, इतने छोटे से काम के लिए इतने सारे पैसे? 2 करोड़ अपने बेटे को दे दो, वो खुद ही वापस आ जाएगा। पर वॉकर उसे बताता है कि ये काम जितना आसान लग रहा है उतना आसान है नहीं। मेरे बेटे को वापस लाओ, उसके बाद तुम आजाद हो। इसके बाद मार्क एक टूरिस्ट गाइड के साथ ब्राजील के लिए निकल जाता है। सफर की शुरुआत में ही उसे बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। उसने देखा कि उसके पायलट ने अपने प्लेन को टेप की मदद से चिपका रखा था, जिससे उसे बहुत घबराहट होने लगती है, पर यह उस आदमी का रोज का था। वो मार्क को सही सलामत अमेज़न के जंगलों में लैंड करवा देता है। इसके बाद वो उसे जंगलों से होते हुए एक गोल्ड माइन तक लेकर जाता है। रास्ते में उसे कुछ लोग मिले जिनसे जबरन उस माइन में मजदूरी कराई जाती थी। उसका गाइड उसे एडवाइस देता है कि अगर उसे जिंदा रहना है तो उसे जंगलों से दूर रहना होगा, क्योंकि वहाँ बहुत खतरनाक लोग रहते हैं। वहीं दूसरी ओर हम वॉकर के बेटे जैक को देखते हैं, जो यहाँ के लोगों के बीच अच्छे से घुल मिल चुका था। उसकी यहाँ एक गर्लफ्रेंड भी थी, जिससे वो आए दिन कुछ न कुछ मांगता रहता था। इस बार वो उससे उसके अंकल की बोट मांगता है, ताकि वो खजाने की तलाश में जा सके। पर उसकी गर्लफ्रेंड रोजी अब उससे तंग आ चुकी थी। उसने अभी तक मुसीबतें ढूंढने के अलावा और कुछ नहीं ढूंढा था। ऊपर से वो जो चीज ले जाता था उसे कभी वापस नहीं लौटाता था। इसी बीच मार्क उस सोने की खदान तक पहुंच जाता है। हर रोज यहाँ सोना निकालने के लिए हजारों मजदूर इस खदान के अंदर खुदाई करने जाते थे, और जो मजदूर काम करने से मना करता था उसे ये लोग टॉर्चर करते थे। हम एक वर्कर को देखते हैं जो ठेकेदार से लड़ाई करने लगता है। उसने अपने दिन भर के काम के एक्स्ट्रा पैसे मांगे, पर ठेकेदार ने उसे पैसे देने से मना कर दिया, जिसके बाद वो सोना लेकर वहां से जाने लगता है। उसे ऐसा करता देख एक आदमी ने उसे अपने चाबुक से पकड़ लिया और उसे इतनी जोर से कोड़े मारे कि उसके हाथ की उंगलियां कट गईं। मार्क उसे टॉर्चर होते हुए देखता रहता है, पर उसकी कोई मदद नहीं करता, क्योंकि वो अमेरिका में नहीं था। उसकी एक गलती और वो लोग उसे मारकर उसकी लाश को ऐसी जगह फेंक देते कि उसकी 7 पुश्तें भी उसे नहीं ढूंढ पाती। उन लोगों ने उसकी अच्छे से तलाशी ली और उसे अंदर जाने दिया।
मार्क यहाँ पैब्लो नाम के आदमी से मिलता है जो इस पूरी माइन का मालिक था। मार्क ने उसे जैक की फोटो दिखाई और उससे पूछा, क्या तुम जानते हो कि ये आदमी मुझे कहाँ मिलेगा? पैब्लो उसे जानता था क्योंकि उसने ही जैक को खुदाई करने के लिए उसकी जरूरत का सामान और उसे यहाँ रहने के लिए जगह दी थी। मार्क ने पूछा, वो कहाँ मिलेगा? मैं उसे ले जाने आया हूँ। पर पैब्लो उसे इतनी आसानी से उसे जैक को ले जाने नहीं दे सकता था। अपनी ताकत दिखाने के लिए पैब्लो उसे अपनी माइन दिखाता है जहाँ हजारों लोग काम कर रहे थे। मार्क को ये जगह जीता जागता नर्क लगी क्योंकि यहाँ सब डर की वजह से काम करते थे, ना कि अपनी मर्जी से। पर पैब्लो ऐसा नहीं मानता था। वो कहता है, जब एक नई दुल्हन अपनी उंगलियों में सोने की रिंग पहनती है और जब एक बिजनेसमैन अपनी सोने की रोलेक्स को छूता है तो मुझे खुशी होती है। किसी को खूबसूरत महसूस कराने के लिए किसी न किसी को तो कुर्बानी देनी होती है। ये कुर्बानी इन मजदूरों ने दी है और मेरा काम है इन पर नजर बनाए रखना। जो अत्याचार वो इन गरीब लोगों पर कर रहा था उससे साफ था कि उसके अंदर इंसानियत नाम की कोई चीज नहीं बची थी। हालांकि मार्क उससे डरता नहीं और जैक को ले जाने की अपनी जिद पर अड़ा रहता है। पैब्लो अपने ही देश के आदमी को चोट नहीं पहुंचाना चाहता था, इसलिए वो उसकी बात मान जाता है, पर उसके बदले में उसे 20 लाख रुपए चाहिए थे। मार्क ने उसे उसके पैसे दे दिए, जिसके बाद वो जैक को पकड़ने चला जाता है। उसे एक क्लब के बारे में पता चला जहां जैक अक्सर आया जाया करता था। वो रोजी के पास आया और उसे बताया कि वो यहाँ एक अमेरिकन को ढूंढ रहा है। तुम जानती हो ये मुझे कहाँ मिलेगा? मार्क की बात पूरी भी नहीं हुई थी कि जैक खुद चलकर सामने आ गया। मार्क को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि उसे ढूंढना इतना आसान होगा। हर बार की तरह इस बार भी वो उसे 2 ऑप्शंस देता है। पहला ये कि वो चुपचाप जीप में बैठेगा और वो दोनों वापस अमेरिका चले जाएंगे। ना खून बहेगा, ना हड्डियां टूटेंगी और ना ही कोई मुसीबत आएगी। उसके पास दूसरा ऑप्शन भी था, पर वो जैक को हिदायत देता है कि मेरी मानो तो उसे मत चुनना। जैक को जब पता चला कि वो उसे वापस उसके डैड के पास ले जाने आया है तो उसके चेहरे का रंग उड़ जाता है। वो पूछता है, कोई तीसरा ऑप्शन नहीं है? जिस पर मार्क बोला, मैं किसी को तीसरा ऑप्शन नहीं देता, या तो प्यार से या फिर मार से। जैक वापस नहीं जाना चाहता था, इसलिए वो मार्क पर हमला कर वहां से भागने की कोशिश करता है, पर मार्क ने उसे धर दबोचा। वो उसे वहां से ले ही जा रहा था कि तभी वहां पैब्लो आ जाता है। उसका खौफ इतना था कि देखते ही देखते पूरा क्लब खाली हो जाता है। वो बोला, मार्क, हमारी कहानी में थोड़ा ट्विस्ट आ गया है। मैं तुम्हें इस लड़के को नहीं ले जाने दे सकता। अब ये लड़का यहीं रहेगा। मार्क उससे पूछता है, तुम मुझे इसे क्यों नहीं ले जाने दे सकते? जिस पर पैब्लो ने उसे बताया कि इस लड़के के हाथ एक बहुत ही नायाब चीज लगी है और क्योंकि वो चीज मेरे जंगल में है इसलिए ये मुझे वहां तक ले जाएगा। मार्क को उस पर गुस्सा आने लगता है क्योंकि उसने उसे जैक के बदले में ढेर सारे पैसे दिए थे। वो बोला, वो हमारा टैक्स था तुम्हें यहाँ से सही सलामत जाने देने के लिए। इसी बीच पैब्लो का गुस्सैल भाई हार्वी मार्क से गाली गलौज करने लगता है, जिससे मार्क का खून खौल उठा। वो जैक को लेकर वहां से जा ही रहा था कि तभी पैब्लो के लोग उस पर गोली चला देते हैं। ये उसकी फाइनल वार्निंग थी। पैब्लो बोला, जाओ और कभी लौट कर मत आना। पर मार्क कहाँ किसी की सुनने वाला था। वो जैक को अपनी ढाल बनाकर टेबल के पीछे छुप जाता है, जिसके बाद उन्होंने उस पर अंधाधुंध गोलियां चलाना शुरू कर दी। मौका पाते ही जैक वहां से भागने की कोशिश करता है, पर दरवाजा पार करने से पहले ही मार्क उसे नीचे गिरा देता है। इसके बाद उसने हार्वी की खोपड़ी पर गन तान दी और उन सबको अपने हथियार नीचे करने को कहा। एक आदमी अपनी चाबुक से उस पर हमला करता है, पर मार्क ने उसे अपने हाथों से रोक लिया। इसके बाद वो जैक को लेकर वहां से भाग जाता है। जैक बोला, हम यहाँ से कभी नहीं निकल पाएंगे, ये पूरा जंगल पैब्लो का है। वो उसे छोड़ने के बदले में मार्क को उसकी मुंह मांगी कीमत देने को तैयार था, पर मार्क को पैसे नहीं चाहिए। उसकी बातों का जैक पर कोई असर नहीं होता, जिसके बाद वो स्टीयरिंग घुमाकर कार को पहाड़ से नीचे गिरा देता है। वो दोनों लुढ़कते हुए काफी देर तक नीचे गिरते रहते हैं, जिसमें उन दोनों को बहुत चोटें आती हैं। पहाड़ी इतनी ऊंची थी कि ये सिलसिला रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। आखिर में वो दोनों एक झरने में गिर जाते हैं। उन्हें लगा वो बच गए, पर तभी उनकी जीप उड़ती हुई सीधा उनके ऊपर जा गिरी। जैक तो बच जाता है, पर मार्क को काफी चोटें आती हैं, जिसके बाद जैक ने उससे अपने हथकड़ी की चाबी ली और वहां से भागने लगा। जैक ने जब पीछे मुड़कर देखा तो पाया कि वो अब भी उसका पीछा कर रहा था। जैक मरी हुई हालत में आगे बढ़ता रहता है, पर जल्द ही वो बुरी तरह थक गया। वो वापस जाने को तैयार ही नहीं था, जिसके बाद मार्क उसे घूंसा मारकर नीचे गिरा देता है। वो उसे बहुत मारता है, पर जैक एक नंबर का ठीठ था। वो बंदर की तरह गुलाटी मारकर उसकी पीठ पर चढ़ गया, जिसके बाद मार्क उसे उठाकर नीचे पटक देता है। उसे रोकने के लिए आखिर में जैक उसे सब सच बता देता है। वो बोला, मैंने गेटो डो डियाबो नाम का एक आर्टिफैक्ट ढूंढा है, जिसे लोग डेविल्स कैट के नाम से भी जानते हैं। वो पूरी तरह से खरे सोने का बना हुआ है और सिर्फ मैं ही जानता हूँ कि वो कहाँ है। अगर तुम मुझे जाने दोगे तो मैं तुम्हें उस खजाने में बराबर का हिस्सा दूंगा। पर मार्क को पैसों का कोई लालच नहीं था। वो चुपचाप उसे आगे चलते रहने को कहता है।
उधर हम पैब्लो को देखते हैं जो अपने आदमियों के साथ उन लोगों को ढूंढ रहा था। उसे हर हाल में वो लड़का चाहिए था, जिसके बाद वो जंगल के चप्पे चप्पे पर उनकी तलाश करने लगते हैं। मार्क जैक को पिछले 5 घंटे से लगातार चलवाए ही जा रहा था, जिस वजह से वो बहुत थक जाता है। जिस तरह उसने बार में उन गुंडों को सबक सिखाया, उसे देखकर जैक उससे बहुत इम्प्रेस हुआ था। पर एक सवाल उसके दिमाग में अभी भी घूम रहा था कि उसने उन्हें मारने के लिए बंदूक क्यों नहीं उठाई। वो बोला, तुम कैसे अमेरिकन हो जो अपने पास गन नहीं रखते? तुम्हें बंदूक से डर लगता है? पर मार्क के बंदूक उठाने का अंजाम बहुत बुरा होता था, इसलिए उसने कसम खाई थी कि वो कभी हथियार नहीं उठाएगा। पूरे रास्ते जैक ने बोल बोल कर मार्क का दिमाग खराब कर दिया। जल्द ही उसे सुसु लग जाती है, पर मार्क रिस्क नहीं ले सकता था, इसीलिए वो उसे पैंट में ही करके आगे बढ़ने को कहता है। जैक उससे रिक्वेस्ट करता है कि बस 2 मिनट के लिए हाथ खोल दो, मैं नहीं भागूंगा, पर मार्क उसकी एक नहीं सुनता। आखिर में उसने उसकी पैंट की जिप खोल दी, जिसके बाद वो सूसू करने की कोशिश करने लगा। उसकी टंकी खाली होने ही वाली थी कि तभी मार्क गलती से शिकारियों के बिछाए जाल में कदम रख देता है, जिस वजह से वो उल्टा लटक गया। उसकी जेब से हथकड़ी की चाबी नीचे गिर जाती है, जिसके बाद जैक खुद को आजाद कर लेता है। इसी बीच उसकी नजर एक डायरी पर पड़ी, जिसमें इटालियन डिशेस बनाने की ढेर सारी रेसिपीज लिखी हुई थी। जब जैक को पता चला कि ये पहलवान एक बावर्ची है, तो वो उस पर जोर जोर से हंसने लगा। पर तभी गलती से वो भी उनके बिछाए जाल पर पैर रख देता है, जिससे वो भी उल्टा लटक गया। मार्क उसे जोर की छमाट मारकर उससे अपनी डायरी वापस ले लेता है और अब उन्हें यहाँ से निकलने का कोई दूसरा तरीका ढूंढना था। मार्क हवा में झूलते हुए एक पेड़ के तने को पकड़ लेता है। वो कुछ सोच ही रहे थे कि तभी बंदरों के झुंड ने उन पर हमला कर दिया। उनमें से एक सीधा मार्क के मुंह पर छलांग लगाकर उसके साथ अश्लील हरकतें करने लगा, पर तभी किसी ने हवाई फायरिंग करके उन बंदरों को भगा दिया। उन्हें लगा वो उन दोनों की मदद करेगा, पर वो उन्हें बांधकर अपने कबीले वालों के सामने ले आता है। जैक उनकी भाषा जानता था, पर वो मार्क की मदद करने के बजाय उसे उल्टा फंसाने लगता है। वो बोला, मैं इनसे बात करता हूँ और तुम उनकी आंखों में घूरते रहना। ये लोग सरफिरे हैं, चाहे कुछ भी हो जाए, पर अपनी नजरें नीचे मत झुकाना। मार्क बिल्कुल ऐसा ही करता है। इस बात से अनजान कि जैक उन लोगों को भड़का रहा था। वो उन्हें बताता है, मेरे बगल में जो आदमी है ये पैब्लो का भेजा हुआ आदमी है, जो तुम लोगों को यहाँ खत्म करने आया है। ये सुनते ही सब अपनी अपनी बंदूकें निकाल लेते हैं। मार्क समझ गया कि वो कुछ तो गलत कर रहा है, पर इस वक्त वो पूरी तरह से लाचार था। जैक ने उसे बताया कि तुम्हें इन लोगों से लड़ना होगा, वरना ये हम दोनों को मार देंगे। वो लोग उसके हाथ खोल देते हैं। मार्क किसी से लड़ना नहीं चाहता था। वो उन्हें अपनी बात समझाने की कोशिश करता है, पर तभी एक आदमी उड़ता हुआ आया और उसे इतनी जोर का पंच मारा कि मार्क सीधा मुंह के बल जा गिरा। 5 फुट का होने के बावजूद उसमें कमाल की फुर्ती थी, जिस वजह से मार्क जैसा भारी भरकम पहलवान भी उसके आगे ज्यादा देर टिक नहीं पाता। वो 5 फुटिया मार्क को उठा उठा कर फेंकता है, जो देख जैक को बहुत मजा आ रहा था। इस बार वो भागने की बजाय रुककर पूरा शो अच्छे से एंजॉय करता है। जल्दी ही और लोग मार्क को चारों ओर से घेर लेते हैं। उन्होंने उसे उठाकर हवा में कई फीट ऊपर फेंक दिया, जिसके बाद वो धड़ाम से नीचे गिर जाता है। उन्हें लगा कि वो जीत गए। वो अपनी जीत की खुशी मना ही रहे थे कि तभी मार्क एक बार फिर उठ खड़ा होता है। इस बार वो बहुत गुस्से में था, जिसके बाद वो उन सबको बहुत बुरी तरह पीटता है। उसने एक के सर पर जलती हुई मशाल दे मारी और बाकी लोगों को बांस के डंडों से खूब पीटा। वो चाहता तो उन्हें मार सकता था, पर वो उनकी जान बख्श देता है, लेकिन उसका एहसान मानने बजाय वो लोग उस पर दोबारा हमला कर देते हैं। वो लोग उसे खत्म ही करने वाले थे कि तभी वहां रोजी आ जाती है। पता चला कि रोजी भी उन रेबल्स के साथ थी। जैक को बहुत बुरा लगता है जब उसे पता चला कि इतने समय से वो उसके साथ रहकर अपना काम निकलवा रही थी। उसका ये प्यार, ये अपनापन सब एक दिखावा था। मार्क उनसे पूछता है, तुम ये सब क्यों करते हो? जिस पर रोजी उसे बताती है, क्योंकि यहाँ लोगों को 1 घंटे के सिर्फ 6 रुपए मिलते हैं। पैब्लो हमारे लोगों से गुलामों की तरह काम करवाता है और कभी कभी उन्हें उनके हिस्से की पैसे भी नहीं देता, इसीलिए वो इस गुलामी को खत्म करना चाहती थी। रोजी अपने कुछ लोगों को मार्क के साथ जाने को कहती है, जो उसे सही सलामत एयरपोर्ट तक पहुंचा देते हैं। पर मार्क की सुई अब भी जैक को वापस ले जाने पर अटकी हुई थी। वो उसे लिए बगैर कहीं नहीं जाने वाला था। वो इस बात पर आपस में बहस कर ही रहे थे कि तभी उनके पास खड़े एक आदमी को गोली लग जाती है। पैब्लो ने उन्हें ढूंढ लिया था, जिसके बाद वो उन पर फायरिंग करने लगते हैं। जैक एक बार फिर से भागने की कोशिश करता है, पर मार्क ने झाड़ियों से निकलकर उसे एक जोर का घूंसा मारा, जिससे वो बेहोश हो गया। पैब्लो के आदमी उन सारे रेबल्स को मार डालते हैं, पर हर बार की तरह इस बार भी जैक उसके हाथ से बचकर निकल जाता है। रोजी अपने लोगों की मौत से बहुत दुखी थी। उनके बिना पैब्लो का सामना करना ऐसा था जैसे तूफान के सामने छाता लेकर खड़े होना। वो जैक पर गुस्सा हो जाती है और उसे गोली मारने ही वाली थी कि तभी मार्क उसे रोक लेता है। वो उन दोनों को शांत रहने को कहता है।
उनकी नई डील ये थी कि जैक उसे खजाने तक पहुंचाएगा और वो उन्हें इस जंगल से निकालने में मदद करेगी। इस तरह उन दोनों को जो चाहिए था उन्हें वो मिल जाता और जैक को इस बार भी अंगूठा चूस कर काम चलाना पड़ता। वो तीनों घने जंगलों से होते हुए एक पहाड़ पर आए, जिसके बाद जैक ने अपना नक्शा निकाला और उस पर बने रास्ते को फॉलो करते करते उन्हें एक झरने के पास ले आया। यही वो जगह थी जहां खजाना छुपा हुआ था, पर उसे ढूंढने के लिए उन्हें पानी में कूदना पड़ता है। काफी देर तक तैरते रहने के बाद उन्हें झरने के पीछे एक गुफा मिली। जैक ने पढ़ा था कि वो खजाना इसी गुफा में छुपाया गया है। उसने लाइटर जलाकर रोशनी करने की कोशिश की, लेकिन गुफा में ट्रैप मीथेन गैस की वजह से वहां एक जोरदार धमाका होता है, जिससे वो लोग मरते मरते बचे। आगे चलकर उन्हें वहां एक रास्ता दिखाई दिया जो सीधा उसी खजाने की ओर जाता था, पर रास्ते में ढेर सारे लकड़ी के खंभे लगे हुए थे। हर खंभे ने ऊपर की पत्थरीली छत को नीचे गिरने से रोका हुआ था। जैसे ही उन्होंने उसे हटाने की कोशिश की, उनके ऊपर भारी भरकम पत्थरों की बारिश होने लगती है। जैक समझ गया कि ये एक जाल है ताकि खजाने की हिफाजत की जा सके। उसने जमीन पर कुछ निशान देखे जो एक तरह की पहेली थी, जिसे सोल्व करके ही उस खजाने तक पहुंचा जा सकता था। जैक अपने शातिर दिमाग से जल्द ही उसे डिकोड कर लेता है। जिस पोल के नीचे टाइगर का निशान बना हुआ था, उन्हें सिर्फ उसी पोल को हटाना था, जिससे उन्हें थोड़ा समय मिल जाता। जैक का बताया हुआ ये तरीका काम कर रहा था। वो लोग आगे बढ़ते रहते हैं और अब खजाना उनसे सिर्फ हाथ भर की दूरी पर था। आखिरी खंभा हटाते ही जैक को सदियों से छुपा हुआ वो खजाना दिखाई देने लगा। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि इतने सालों की मेहनत के बाद आखिरकार वो उस तक पहुंच गया था। वो अपनी जीत का जश्न मना ही रहा था कि तभी उनका टाइम खत्म हो जाता है और वो चट्टानें एक एक कर नीचे गिरने लगती हैं। इससे पहले वो उसके नीचे दबकर मारे जाते, वो तीनों वहां से बाहर निकल आते हैं। अपनी सालों की मेहनत से जैक ने वो खजाना हासिल कर लिया था, पर उसका उसे बेचने का कोई इरादा नहीं था। वो इसे म्यूजियम वालों को डोनेट करने वाला था ताकि पूरी दुनिया इस नायाब चीज को देख सके। हालांकि रोजी के दिमाग में कुछ और ही खिचड़ी पक रही थी। वो उन्हें एक फल तोड़कर देती है, पर जैसे ही उन्होंने उस फल को खाया, उन्हें हेलोजिनेसेंस होने लगे। फल में मौजूद टॉक्सिन्स उनकी बॉडी को पैरालाइज कर देते हैं, जिसके बाद रोजी उस खजाने को लेकर वहां से भाग गई। इसी तरह वो अगले 7 घंटों तक पैरालाइज पड़े रहते हैं। उनकी किस्मत अच्छी थी कि उन्हें खाने के लिए वहां कोई जंगली जानवर नहीं आया। धीरे धीरे उस जहर का असर खत्म होने लगता है, जिससे उन्हें होश आने लगा। पर तभी मार्क ने देखा कि एक बंदर उन्हें देखकर हंस रहा था। इससे पहले उन बंदरों का झुंड उन्हें कोई नुकसान पहुंचाता, मार्क जल्दी से उठकर उन सबको वहां से भगा देता है। इसके बाद वो दोनों एयरपोर्ट आते हैं, जहां से सीधा उन्हें अमेरिका के लिए रवाना होना था। पायलट उन्हें बताता है कि अब तुम्हें घबराने की कोई जरूरत नहीं है। पैब्लो को जो चाहिए था उसे वो मिल गया है, अब वो तुम्हारे पीछे नहीं आएगा। मार्क और जैक को पता चला कि पैब्लो ने लड़की को पकड़ लिया था। जिंदगी में पहली बार मार्क सोचने पर मजबूर हो जाता है कि अब वो क्या करे। बहुत सोचने के बाद उसने रोजी की मदद करने की सोची, क्योंकि वादे के मुताबिक उसे उसका खजाना अभी तक नहीं मिला था। जैक उसे साथ चलने को कहता है, पर मार्क को उस पर भरोसा नहीं था। वो बोला, मेरे बगैर तुम 1 मिनट भी जिंदा नहीं रह पाओगे, तुम तो यहाँ के रास्ते भी नहीं जानते। मार्क जानता था कि अगर उसने उससे मदद मांगी तो वो फिर भागने की कोशिश करेगा, पर उसके पास उसकी मदद लेने के अलावा और कोई चारा भी नहीं था। उधर पैब्लो के आदमी रोजी को उसके पास ले आते हैं। अब पैब्लो की चारों उंगलियां घी में थीं, पर तभी उसे पता चला कि उनका एक चौकी से संपर्क टूट गया है। पैब्लो मॉनिटर पर मार्क का चेहरा देखता है, जिसने उनकी चौकी को डिस्ट्रॉय कर दिया था। मार्क उसे 2 ऑप्शंस देता है। पहला ऑप्शन ये था कि वो सोना और लड़की को छोड़कर बिना कोई सवाल किए यहाँ से चला जाए, और दूसरा ऑप्शन था कि वो खुद उसे घसीटते हुए यहाँ से बाहर निकालेगा। दूसरा ऑप्शन सुनते ही पैब्लो और उसके आदमी जोर जोर से हंसने लगते हैं, क्योंकि वो एक भूखे शेर को उसी की गुफा से निकालने की बात कर रहा था। पैब्लो के गुंडे पूरे शहर को चारों ओर से घेर लेते हैं। उसके स्नाइपर्स और किराए के कातिल गोला बारूद लिए हर जगह तैनात थे। इस शहर में आने का मतलब था मौत के साथ आंख मिचौली खेलना। पैब्लो उसके आने की राह तकने लगता है, पर उसकी जगह उसका पायलट आया, जो जंग के मैदान में खड़ा होकर म्यूजिक बजाने लगता है। उन्हें लगा वो पागल हो गया है, पर उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि वो अपने साथ क्या लाया था। जल्द ही पूरा शहर थर थर कांपने लगता है, क्योंकि जंगली भैंसों का पूरा झुंड उन्हीं की ओर बढ़ रहा था। उन्होंने अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को बर्बाद कर दिया। वो पैब्लो के आदमियों को घसीटते हुए बहुत दूर ले जाते हैं, और जो इस हमले में बच गए उन्हें मार्क एक एक कर ठिकाने लगाने लगता है। वो उन सब को दौड़ा दौड़ा कर मारता है। उसके दोनों हाथों में गन्स थी, पर अपने वसूलों का पक्का मार्क उसमें से एक गोली भी फायर नहीं करता।
उधर जैक जैसे ही गन उठाने के लिए बाहर निकला, वो लोग उस पर गोलियों की बारिश कर देते हैं। एक आदमी उसे पकड़कर बुरी तरह पीटने लगा, पर जैक को भी थोड़ा बहुत लड़ना आता था। वो उछल कूद करते हुए उसे मार गिराता है। वो जल्दी से एक बस में आकर छुप गया, पर स्नाइपर्स ने उसे चारों ओर से घेर लिया था। अब उसके बचने का कोई तरीका नहीं था, जिसके बाद वो मार्क को मदद के लिए आवाज लगाता है। मार्क ने उसकी मदद करने की कोशिश की, पर हथियारों के बिना उसकी मदद करना मुमकिन नहीं था। उसने बहुत सोचा, जिसके बाद वो आखिरकार हथियार उठा लेता है। उसके हाथ में गन्स लगते ही मार्क फुल ऑन एक्शन मोड में चला जाता है। उसकी बंदूक से निकली हर एक गोली बिल्कुल अपने निशाने पर जाकर लग रही थी, जो देख जैक के तो होश ही उड़ जाते हैं। पैब्लो अपने भाई को खजाना लेकर शहर से बाहर जाने को कहता है, पर जैक ने उसे जाते हुए देख लिया, जिसके बाद वो उसका पीछा करता है। उन दोनों की कार एक बड़े वाटर टैंक से टकरा गई, जिससे वो टैंक टूटकर उन सबको अपने साथ बहा ले जाता है। जैक को वो सोना मिल गया था, पर उसे लेकर भागने की बजाय वो उन लोगों की मदद करने की सोचता है। मार्क उन स्नाइपर्स को ठिकाने लगा देता है, पर मुसीबत अभी टली नहीं थी। उसके पास वो चाबुक वाला आदमी आया, पर इस बार वो अपने साथ 2 और लोगों को लेकर आया था। मार्क उनसे बचते हुए उन्हें मारने की कोशिश करता है, पर उन्होंने चाबुक मारकर उसकी गन नीचे गिरा दी। उसने उनसे फाइट की और उन तीनों को भी ठिकाने लगा दिया। इसी बीच हम एक स्नाइपर को देखते हैं, जो मार्क पर गन पॉइंट कर देता है। वो उसे शूट करने ही वाला था कि तभी जैक उसे गोली मारकर नीचे गिरा देता है। दोनों ने मिलकर पैब्लो के सारे आदमियों को ठिकाने लगा दिया था, और इस तरह आखिर में सिर्फ पैब्लो ही बचता है। हमेशा की तरह जैक एक बार फिर उसे धोखा देकर वहां से भाग गया, जिसके बाद मार्क वहां अकेला पड़ जाता है। वो पैब्लो से कहता है, तुम अभी भी पहला रास्ता अपनाकर यहाँ से निकल सकते हो, पर मैदान छोड़कर भागना उसकी शान के खिलाफ था। जिसके बाद मार्क उसे गांव वालों के रहम के भरोसे छोड़ देता है। पैब्लो बोला, मेरे आने से पहले तुम्हारे पास क्या था? मैंने तुम्हें छत दी, पहनने के लिए अच्छे कपड़े दिए। वो मैं ही था जिसने तुम्हें नई जिंदगी दी। मेरे बगैर तुम कभी ये खदान नहीं चला पाते। पर गांव वालों को उसके एहसान के साथ साथ उसके किए हुए अत्याचार भी याद थे। उसने जैसे ही गन उठाई, भीड़ में से कोई एक उसे गोली मार देता है। पैब्लो आखिरकार हार मानकर वहां से चुपचाप जाने लगता है, पर गोली लगे होने की वजह से वो ज्यादा दूर तक नहीं जा पाता। कुछ कदम चलते ही वो मुंह के बल जमीन पर गिर गया और उसकी मौत हो गई। मार्क रोजी से माफी मांगता है, क्योंकि वादे के मुताबिक वो सोने की मूर्ति नहीं दे पाया था। पर तभी हम जैक को देखते हैं, जो उन्हें छोड़कर भागा नहीं था। उसे सच में पैसों से कोई मतलब नहीं था। वो बस चाहता था कि जिसने उसे ढूंढा था, उसका नाम बड़े बड़े अक्षरों में लिखा जाए। जैक गांव वालों को उनकी अमानत वापस लौटा देता है, जिसके बाद मार्क जैक को लेकर अमेरिका वापस लौट आया। उसके डैड उसे देखकर बहुत खुश होते हैं, पर जैक ने उसे जितना परेशान किया था, उसके लिए वो थप्पड़ तो डिजर्व करता ही था। वादे के मुताबिक मार्क ने अपना काम पूरा किया, जिसके बाद उसे उसके पैसे और रेस्टोरेंट दोनों मिल जाते हैं। जाने से पहले मार्क वॉकर से कहता है, जब वो ब्राजील में था तो उसने देखा था कि वहाँ के लोग अपने हर बड़े जश्न में एक खास तरह का फल खाते और खिलाते थे। क्योंकि ये भी बहुत बड़ी जीत थी, इसीलिए वो एक फल अपने साथ भी लाया था। जैक ने जब वो फल देखा तो वो समझ गया कि वो क्या करने वाला है। वॉकर और उसके आदमियों ने जैसे ही वो फ्रूट खाया, उसी वक्त मार्क जैक के हाथ खोलने लगता है। वॉकर पूछता है, ये तुम क्या कर रहे हो? पर तब तक जहर अपना असर दिखाना शुरू कर चुका था। जहर के असर से उन सबको लकवा मार जाता है, जिसके बाद मार्क जैक को अपने साथ लेकर वहां से फरार हो गया। इसी के साथ ये मूवी यहीं खत्म हो जाती है। उम्मीद करता हूँ कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी। ऐसी ही और मूवीज के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।